हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा आप लोग इसमें रूरल डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके का रूरल डेवलपमेंट अभी तक हुआ है और क्या क्या चैलेंजेस अभी भी गवर्नमेंट के पास देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज इसका पार्ट 1 होगा। 2 पार्ट में हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे, तो आप लोग पूरे चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा एक एक पॉइंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो सबसे पहले क्या है, रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल क्रेडिट, दो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम शुरुआत से रहा है कि नहीं। अगर 1947 से देखा जाए तो हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है, गांधी जी का भी ये मानना था कि अगर हमारे देश को अच्छे तरीके से ग्रो करना है तो उसमें रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रूरल डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि वहां पर एक तो पैसा भाई, और पैसा के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन अगर सही से दिया गया तो एक तरीके से हमारा जो रूरल जो है वो डेवलप हो जाएगा। उसमें एक बात है कि पैसा कहां से आएगा भाई, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से। तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा दो। आप धीरे धीरे देख रहे हो कि रूरल एरियाज में ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि उसमें कम जगह, कम पानी और कम जो है रिसोर्सेज के साथ ज्यादा पैदावार किया जा सके, जो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे लास्ट में है और वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट डू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद रूरल क्रेडिट, मैंने बताया कि रूरल क्रेडिट का मतलब आज भी बहुत सारे जो क्रेडिट है वो फॉर्मल सेक्टर से ना लेकर इनफॉर्मल से लिए जा रहे हैं। मतलब क्या, मनी लेंडर वगैरह से। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसको सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि नाबार्ड वगैरह का फॉर्मेशन वगैरह किया गया था। किसका? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर आप देखते हैं रीजनल रूरल बैंक वगैरह का फॉर्मेशन किया गया। एक एक पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अभी आने वाले समय में। ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। ये एक ऐसा नहीं कि एक सिंगुलर टर्म है या फिर एक टर्म है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसका मतलब बहुत एक वाइड है कि नहीं। विच एसेंशियली फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया दैट आर लैगिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी। कि हमारे विलेज इकोनॉमी में कुछ भी जो भी परेशानी है वो क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा है, उन सब सारे को अगर इकट्ठा कर दिया जाए और उनको एक तरीके से पुश किया जाए तो एक तरीके से डेवलपमेंट का रास्ता निकल के आ सकता है। तो वही बोला गया, फोकस किसमें करता है भाई रूरल डेवलपमेंट, कि जो भी कोर एरियाज है जहां पर विलेज इकोनॉमी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है उन पर फोकस करके उनको बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा है कि अगर ये एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछ लिया जाए तो क्या, इट इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट एक दिन का काम नहीं है। डेवलपमेंट आप बहुत सालों के मेहनत के बाद जो है किसी भी पर्सन को डेवलप करते हैं या फिर किसी एरिया को डेवलप करते हैं। पर्सन को सोचो एक पर्सन है, उसको डेवलप करने में कितना समय लग जाता है, तो सोचो यहाँ तो एरिया के बारे में बात है। तो एक प्रोसेस है विच अटेम्प्ट्स आर मेड टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द रूरल एरिया, जिसके वजह से जो रूरल एरियाज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके, जीवन का स्तर बढ़ सके और जीने का जो तरीका है उसको बदला जा सके। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है जो कि समझना। की एरियाज एंड चैलेंजेस ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, क्या क्या चैलेंजेस हैं या की एरियाज हैं खास करके रूरल के डेवलपमेंट के लिए। सम ऑफ द की एरियाज विच आर चैलेंजिंग एंड नीड अ फ्रेश इनिशिएटिव। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं आज के जमाने में रूरल एरियाज खास करके जहां जो है वो पहले जैसी चीजें नहीं चाहिए, अब थोड़ा सा उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सारी चीजें चाहिए ताकि हम डेवलप हो पाए, है कि नहीं। पहला है प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट इन द रूरल एरिया। सबसे पहले कि भाई क्रेडिट का मतलब सिंपल सा लोन वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो फॉर्मल तरीके से करिए। तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट प्रोसेस ये होना चाहिए भाई, ये चैलेंजेस है आज भी, है ना। बैंक वगैरह खोलो या फिर बैंकिंग को इतने चुस्त और तंदुरुस्त रूप से वहां पर सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि जो लोन वगैरह है वहां के लोग वो बैंक से ही लें, ना कि मनी लेंडर से लें। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको ठीक किया जा सकता है। दूसरा क्या, इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब क्या, अब जनरली क्या होता है कि देखो गांव वाले जो लोग होते हैं वो अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट तक नहीं पहुंचा पाते या टाउन तक नहीं पहुंचा पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, या उनको पता ही नहीं होता है कि टाउन में कितना प्राइस मिल रहा है, क्या नहीं मिल पा रहा है कि नहीं। जिनको पता रहता है वो आराम से जाकर वहां पर बेच आते हैं। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, एग्रीकल्चर को किस तरीके से मार्केट किया जाए, उनका जो सरप्लस अमाउंट है वो जाके टाउन में बेचे, ताकि एक अब वो कैसे हो पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई हो सकता है कि सरकारी गाड़ी चलाया जाए कि भाई जिसमें अनाज वगैरह ढोकर आप ले जा सकते हैं, शाम को वापस आएगा। तो ऐसी चीजें जो है चलाई जा सकती है, मतलब फ्रेश इनिशिएटिव लेना चाहिए। तीसरा क्या चैलेंजेस है भाई, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए
टू डाइवर्सिफाई फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। क्या होता है कि शुरुआती दौर से देखते आए होंगे कि लगभग समय जो फार्मर होता है वो फार्मिंग एक्टिविटी पर ही डिपेंड रहता है। तो अगर हम उसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व कर दें, या फिर जैसे गाय पालन हो गया या फिर बकरी पालन हो गया, उनको एक तरीके से अगर हम अपॉर्चुनिटी दे दें तो क्या होगा भाई, और ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है। ठीक है। चौथा क्या, प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि आज भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है, मिथ है, तो उनको ठीक किया जा सकता है। तो वो एक चैलेंज है खास करके रूरल के डेवलपमेंट के लिए। फिफ्थ क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अभी हमने देखा भाई ह्यूमन कैपिटल का होना बहुत जरूरी है कि नहीं। ह्यूमन कैपिटल कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो कि अगर गांव के ह्यूमन रिसोर्स को वहां के ह्यूमन कैपिटल में तब्दील करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। और वो अपॉर्चुनिटी कैसे होगा, एक ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट होता है, मोर स्पेसिफिकली फीमेल लिटरेसी। मतलब यहाँ पे बात किया गया लिटरेसी, मतलब एक लिटरेट कर दो या पढ़ाई लिखाई दे दो, एजुकेशन दे दो या फिर हेल्थ फैसिलिटी दे दो। तो अभी आपको जो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं गांव के, उनको खास करके वुमेन्स को बढ़ावा दिया जाए, खास करके लिटरेसी में, एजुकेशन वगैरह एंड स्किल डेवलपमेंट, ताकि वहां के जो महिलाएं हैं या फिर जो वहां के पुरुष हैं, खास करके महिलाएं थोड़ा सा एक तरीके से वहां पर कम इन्वॉल्व है इन कंपेयर टू मेल। ठीक है। तो एक तरीके से उनको इन्वॉल्व किया जाए, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिलेगा आगे चलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे प्रोग्राम्स वगैरह चलाए गए, जिसके तहत जो वुमेन्स को ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो करने का मौका मिले, खास करके रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में। तो ये सब सारे चैलेंजेस हैं जो कि एक तरीके से सरकार को फोकस करके चलना चाहिए, और ये ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको ध्यान देकर चलना ही पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा जैसे आपको। ठीक है। अब देखो आगे और क्या करेगा भाई, ऑनेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म। आज भी देखो जमीन का मामला बहुत जगह फंसा पड़ा है, इलीगल जमीन को हथिया के रखा है, कोई इधर रखा है, तो उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है फिर से। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ ईच लोकेलिटी। क्या है कि प्रोडक्टिव रिसोर्स जो है, रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए हर एक लोकेलिटी में, उसको बढ़ावा देने के बारे में बात किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अभी बताएं, उनको क्या क्या देना भाई, हेल्थ फैसिलिटी, सैनिटेशन की फैसिलिटी और पब्लिक हेल्थ, वो सब सारी चीजों का, और एजुकेशन वगैरह देने से चीजें बढ़ सकती हैं। अभी हमने बात करी मार्केटिंग से रिलेटेड, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गांव में जरूरी है, खास कर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। आज भी गांव में इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन वो 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता, वहां भी 8 घंटा 9 घंटा इलेक्ट्रिसिटी दिन में जाता ही जाता है, मतलब पूरे 24 घंटे में, जो कि गलत है कि नहीं। यहाँ पे शहर में लगभग 24 घंटे रहता है। कोई वैसा सिचुएशन आ गया तभी एक तरीके से बिजली कटती है, वरना हमेशा बिजली रहती है जनरली जी। क्योंकि देहरादून में हम लोग रहते हैं भाई, तो लगभग देखो शायद ही 1 आध घंटा कट गया, वो भी नहीं कटता, कभी कभी कटेगा, मतलब साल में 1 आध बार कट गया, वैसे नहीं होता। लेकिन गाँव में हर दिन 8 घंटा 9 घंटा कटता है, तो ये दिक्कत वाली बात है। इरिगेशन की फैसिलिटी और चुस्त और तंदुरुस्त करना चाहिए भाई, एंड अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ताकि वो अपना सरप्लस प्रोडक्ट जो है वो कहां बेच सके, सॉरी मार्केट में बेच सके। ठीक है। एग्रीकल्चर रिसर्च पर फोकस किया जा सके, और इंफॉर्मेशन एक्सपेंशन। मान लो कि मौसम खराब होने वाला है, हेल स्टॉर्म आने वाला है, मान लो अचानक से कोई एरिया में, तो वहां पर अगर आप सही समय पर वो इंडिकेशन या वो मैसेज पहुंचा दो उन लोगों को, ठीक है। या फिर ये करो कि वहां जो मान लो कि सबका जो सॉइल रहता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकता ना भाई, मान लो एक सॉइल है, उसमें 4 प्रकार के आपको अनाज नहीं लगेंगे ना, कौन से सॉइल पे कौन सा अनाज लगाने हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन हम दे दें वहां के किसानों को, तो क्या होगा, हाँ, तो वो सब सारा इंफॉर्मेशन कौन देगा, सरकार देंगे, और सरकार अगर देके चलेगा तो वो सही से इंप्रूव कर सकते हैं। चैलेंजेस अभी भी है इसमें। टेकिंग अ स्पेशल मेजर्स टू एलिवेशन ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी को मिटाने के लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ कदम लेना चाहिए। ब्रिंगिंग अबाउट अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशन, वहां आज भी लोग जो है बहुत खराब कंडीशन में रहते हैं, मतलब उनको सही तरीके से, क्यों भाई, समझो कि लिविंग कंडीशन क्यों खराब है। लिविंग कंडीशन खराब होने का मतलब है कि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं हो रहा है। अभी भी याद होगा कि अभी मनरेगा होता है ना, मनरेगा का नाम बदल दिया गया ना, याद रखना भाई, 2005 में लाया गया था मनरेगा, इसका बदल दिया गया, उसका नाम क्या है, वी जी राम जी। ठीक है, जी राम जी, मतलब विकसित भारत ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण या नहीं, ग्रामीण नहीं, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार,
गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। तो हो सकता है कि भाई ऐसा ना हो कि पिछले बार जैसे बजट के कुछ पार्ट जो है पूछ लिए गए थे, तो इस बार भी ऐसा ना हो कि ये पूछ ले। तो थोड़ा सा आप लोग इसको देख के चलिएगा। वीबी क्या, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन जी। तो ऐसा पूछ सकता है कि भाई ये वीबी जी राम जी जो किया गया उसमें आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रोजगार, ए का मतलब है आजीविका, एम का मतलब है मिशन, ठीक है, और जी सबसे लास्ट में जी, और सबसे पहले वाला जी गारंटी, ठीक है, जिसमें 125 दिन, पहले मनरेगा के तहत 100 दिन का काम दिया जाता था, इसमें जो है वीबी जी राम जी में 125 दिन की गारंटी दी जाएगी। अब देखो जो दूसरा टॉपिक था उसमें रूरल क्रेडिट, रूरल डेवलपमेंट समझ लिए कि क्या क्या चैलेंजेस है भाई रूरल डेवलपमेंट में, और रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। अब रूरल क्रेडिट, अब याद रखना कि रूरल क्रेडिट का मतलब कि रूरल एरियाज में जो लोन वगैरह दिया जाता है, मींस प्रोवाइडिंग अ क्रेडिट या प्रोवाइडिंग अ लोन टू द फार्मिंग कम्युनिटीज, इट इज द लाइफलाइन फॉर द फार्मिंग एक्टिविटी। अगर क्रेडिट हम फैसिलिटी या लोन फैसिलिटी सही तरीके से प्रोवाइड कर दें तो वो एक लाइफलाइन के जैसा काम करता है किसी भी किसान के लिए। किसान को सिर्फ पैसा, मेहनत करने के लिए पूरा रेडी है किसान, ऐसी बात नहीं है, उनका अपना जमीन है, क्योंकि तो अब मेहनत भी करेगा भाई ढंग से, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसे अब, लेकिन अब क्या है कि पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाओ भाई, कि भाई आपकी उतनी ही जमीन में कितना सरप्लस प्रोडक्ट हो सकता है, उनको वो सिखाने की बात है। उसके लिए क्या है कि क्रेडिट फैसिलिटी देना बहुत जरूरी है। उसमें सोर्स है, मतलब कहां कहां से एक तरीके से रूरल क्रेडिट दिए जाते हैं। पहला है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, जो कि अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। दोनों को देखेंगे एक एक करके। याद रखना दो तरीके से जो है वो अवेल कर सकता है कोई भी फार्मर, या फार्मर जो फार्मिंग एक्टिविटी करने वाला फार्मर, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स और एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स। पहले आते हैं हम लोग क्या, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स आर दो सोर्स ऑफ क्रेडिट विच आर नॉट अटैच टू एनी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, कि जो भी कोई भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से अटैच नहीं होता। जैसे कि आप जान रहे हो मनी लेंडर है ना, मनी लेंडर हो गया, ठीक है, मनी लेंडर हो गया, या फिर आप मान लो कि फ्रेंड से ले रहे हो, ठीक है, फ्रेंड से ले रहे हो या फैमिली से ले रहे हो, तो वो सब जो उधारी में पैसा ले रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ब्याज जो है वो चुकाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा सेक्टर या एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं होता जहां से आप लोन लो। लोन ज्यादातर यहां से लेने के बारे में बात होनी चाहिए, ठीक है। नो रूल्स एंड रेगुलेशन आर एप्लीकेबल इन दिस सोर्स एंड द मेजर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट आर मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लैंडलॉर्ड, शॉपकीपर, कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट होता है कि भाई 4-5 बड़े बड़े लोग हैं जिनका पैसा एक बंदे के पास है, वो बंदा सूद पर पैसा लगा, मतलब इंटरेस्ट पर पैसा लगाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, कभी कभी जमीन भी ले लिया जाता है, झगड़ा भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं अगर आप सही तरीके से पैसे के लेन देन नहीं किए। लेकिन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में तो सरकार को ये बढ़ावा नहीं देना चाहिए और सरकार को ये बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स आर दो सोर्स ऑफ क्रेडिट विच ऑपरेट्स अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, जो कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से चलाया जाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, मान लो स्थिति खराब है, तो आपको समय देगी बैंक, ये आपको समय देगा रीजनल रूरल बैंक। अब इसमें देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है कौन कौन से, एक एक कर देखेंगे, यहां से सवाल डायरेक्ट आ सकता है। मेजर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाबार्ड के बारे में। किसके बारे में भाई, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कभी कंफ्यूज हो जाते हो, ए का एग्रीकल्चर पहले घुसेड़ देगा, एन ए का मतलब नेशनल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एन ए का मतलब यहां पर क्या है, नेशनल, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। कब आया था भाई, 1982, ठीक है। यहीं पर थोड़ा सा आरबीआई के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आया था भाई, 1935, ठीक है, याद रखना 1935 में आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और एक तरीके से नाबार्ड का कब हुआ था, 1982 में। मेन काम क्या, आरबीआई का काम क्या, आरबीआई किसका पिताजी है, सारे कॉमर्शियल बैंकों का। ये नाबार्ड सब किसका बैंक, किसका पिताजी है भाई, सारे जितने भी रूरल एरियाज में फाइनेंसिंग करते हैं फॉर्मल सेक्टर, उनका पिताजी है, खास करके आपको देखने को मिलेगा कौन, नाबार्ड। तो इट इज सेट अप इन 1982 एज एन एपेक्स, एपेक्स मतलब मेन बॉडी, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। जो भी ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है जो रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो फॉर्मल सेक्टर है,
ठीक है। और वो कौन है? फॉर्मल सेक्टर, मतलब जो सरकार के द्वारा या कहीं ना कहीं जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू चल रहा है, उनको सारे को कंट्रोल कौन करेगा? नाबार्ड। और नाबार्ड उन लोगों को पैसा भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो रूरल एरियाज में क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। दूसरा कौन है भाई? कॉमर्शियल बैंक। आप जानते हैं कि कॉमर्शियल बैंक में 3 होता है भाई, मैंने बार बार बता रखा है, प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक और एक तरीके से फॉरेन बैंक। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है भाई? कॉमर्शियल बैंक। बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक अलग अलग गांव में भी रहते हैं भाई, जो कि चीजों को रूरल एरियाज में क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, है कि नहीं? जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, एक है बहुत फेमस लोन दिया जाता है, उसको हम लोग लोन क्या बोलते हैं भाई? पता है कुछ? एक लोन है, फार्मर को डायरेक्टली लोन दिया जाता है, एक क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाता है। कौन सा क्रेडिट कार्ड है वो? किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह की फैसिलिटी वगैरह दिया जाता है, केसीसी लोन बोलते हैं इसको, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, याद रखना, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। जो जनरली क्या है, किसानों को दिया जाता है फसल, जैसे मान लो कि फसल लगाना है, उसको 50,000 की जरूरत है, केसीसी उसने दे दिया, फिर फसल उसका ठीक हो गया भाई, 1 लाख रुपए कमा गया, तो 50,000 रुपए वापस कर दिया, 50 लाख रुपए अपना प्रॉफिट वो किसान रख लिया। हाँ वही जैसा ही क्रेडिट कार्ड जैसा। तो कमर्शियल बैंक इंडक्टेड इनटू अ फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट अंडर द बैंकिंग रिफॉर्म एक्ट 1972। 1972 में कमर्शियल बैंक को भी ये बात बोली गई कि आप लोग भी रूरल एरियाज में क्रेडिट देंगे, मतलब लोन वगैरह देंगे, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक, अपने आप में ही पता चल रहा है कि रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज, याद रखना, एज अ सप्लीमेंट एंड टू द कमर्शियल बैंक। जहां जहां कमर्शियल बैंक नहीं रहते वहां जनरली आपको देखने को मिलेंगे कौन है? रीजनल रूरल बैंक, जो जनरली रूरल एरियाज में ही खोले जाते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि देहरादून में जाकर खुला हुआ है, नहीं, वो रूरल एरियाज में खोले जाएंगे और रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए वो जनरली लोन देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया ना, द रीजनल रूरल बैंक हैज आल्सो बीन ओपन एंड देयर बैंकिंग सर्विस आर मींट फॉर अ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, कि जो छोटे छोटे किसान हैं और जो मार्जिनल किसान हैं उनको एक तरीके से सहायता प्रोवाइड कराने का जो काम है वो एक तरीके से रीजनल रूरल बैंक का है, ठीक है। आते हैं फिर आगे, लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या होता है भाई? ये सब सारे कौन है? इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट वाले जो इंस्टीट्यूशन है। लैंड डेवलपमेंट बैंक, दिस बैंक्स प्रोवाइड, ये जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है ना, वो लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स। जो आरआरबी वो ज्यादातर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म लोन नहीं देता है, देता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है ना, वो एक तरीके से लॉन्ग टर्म लोन वगैरह देते हैं, किसके बदले? कोई जमीन के बदले, कि कोई जमीन है 5 एकड़ का जमीन, उनको लॉन्ग टर्म लोन दे दिया कि भाई ठीक है, इस पर मान लो कि वो कोई बड़ा सा गौशाला बनाने वाला है, ठीक है, या बड़ा सा वो मुर्गी फार्म बनाने वाला है, तो उसके लिए एक तरीके से लोन वगैरह दिया जाता है। तो जनरली इसको इसलिए लोन दिया जाता है ताकि वो ट्रैक्टर वगैरह परचेस कर पाए, पुराना को कर्जा है ताकि उसको खत्म करके वो फिर से वो चीजों को ला सके, और या तो फिर वो ट्यूबवेल सेटअप करने के लिए अपना, ठीक है। तो याद रखना, लैंड डेवलपमेंट बैंक जनरली लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। सिक्योरिटी किसको रखा जाता है? लैंड को, हाँ, जमीन की सिक्योरिटी। सेल्फ हेल्प ग्रुप भाई जनरली इसको एम्पावर कर, टू एम्पावर वुमेन, याद रखना, ताकि रूरल एरियाज में वुमेन को एम्पावर किया जा सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, these groups promote a thrift of the small proportion by a minimum contribution of by each other। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि 20-25 महिलाओं का एक ग्रुप होता है जो आपस में मिलकर कुछ पैसों का जमा पूंजी वो मतलब एक खाता चलाते हैं। हाँ, मतलब मान लो कि 20 मेंबर है, अब 20 मेंबर ने हर महीने 100 रुपए जमा करे तो कितना हो गया भाई? 2,000 रुपया। अब वो 2,000 रुपया अगर जरूरत होगा तो इन्हीं 20 में से कोई 1% पर या 1.5% पर, जनरली 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जो बहुत कम है, उसको वो मिल जाता है। फिर अगले महीने से वो पैसा आ गया भाई, वो वापस कर दी। और जनरली ये सब सारा पैसा बैंक में जाकर वो लोग जमा करते हैं। अब मान लो इसी तरीके से 2-2 हजार करके, उसमें मान लो कि 3 साल में कितना महीना हो गया भाई? 36 मैंने 36 इंटू 2 कर दो, कितना हो गया? 72,000 रुपया। तो 72,000 रुपया एक बार जमा हो गया तो उसके बिहाफ में वो पूरा ग्रुप जो है वो लोन भी ले सकता है, ठीक है। 72, 72 नहीं समझते? बहत्तर सिंह याद है? एक अक्षय कुमार का मूवी था, 72 सिंह, 73 सिंह। सच क्रेडिट प्रोग्राम्स आर जनरली रेफर्ड टू एज अ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? माइक्रो। अगर कोई पूछ लेगा कि माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम में से कौन सा एक प्रोग्राम है भाई, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू जो चलाया जाता है,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प इन टू एम्पावर द वुमेन, तो याद रखना खास करके वुमेन को एम्पावरमेंट देने के लिए। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मैंने क्या बताया था कि बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जिनको क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आर एक्टिवली एंगेज्ड इन द एड्रेसिंग द क्रेडिट नीड्स टू द नीड्स ऑफ द फार्मर्स बिसाइड ऑफरिंग द होस्ट ऑफ द रिलेटिव सर्विस। क्या है कि एक होता है क्रेडिट जो सोसाइटी होती है ना, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, वो फार्मर्स वगैरह को लोन प्रोवाइड करती है, जो वैसे लोग जो बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर कोई एक सोसाइटी का फॉर्मेशन करा हो और जिन्होंने अपने लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा हो, तो वो लोग भी छोटे छोटे किसानों को एक तरीके से क्या करते हैं, लोन वगैरह प्रोवाइड करके चलते हैं। अब आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, यही दोनों टॉपिक बचा हुआ, 4 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और कौन, रूरल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये क्रेडिट वाला कि कौन से क्रेडिट देते हैं, हाँ रूरल क्रेडिट, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर मार्केटिंग? एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द फंक्शन ऑफ असेंबलिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया भाई, सामान को जो भी उपजाया जा रहा है किसके द्वारा, फार्मर्स के द्वारा, उसको असेंबल करके स्टोरेज फैसिलिटी देना, ठीक है, प्रोसेसिंग की किस तरीके से उसको प्रोसेस कर कर एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट बनाया जाए भाई, पैकेज कैसे किया जाए, हाँ ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाए, ग्रेडिंग कैसे किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल जो कमोडिटीज है थ्रू आउट द कंट्री वो कैसे किया जाए। मतलब सिंपल सी बात है कि जो सरप्लस प्रोडक्ट है गांव के लोगों के या गांव के फार्मर्स का, उनको शहर तक कैसे पहुंचाया जाए प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ, ताकि उनको अपनी ब्रांड, या मान लो उनको चावल पैकेट बनाना है तो उन्होंने एक तरीके से अपना चावल का पैकेट बनाया और एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करा, या फिर डायरेक्टली मान लो कि जो वैसी बड़ी बड़ी कंपनी है जो चावल बनाती है उनको वो ट्रांसपोर्ट करा डायरेक्टली, तो ये जो कनेक्शन है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से आएगा। मतलब एजी मार्क, याद रखना एजी मार्क, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के नाम से जानते हैं इसको जनरली, एजी मार्क, ठीक है। आगे जाना, इट कवर्स ऑल द सर्विसेज इन्वॉल्व द मूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्म टू द कंज्यूमर, कि फार्म से कैसे उठाए उसको कंज्यूमर तक कैसे ले जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो यहाँ तक कंप्लीट हुआ होगा, और कल जो होगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग से ही शुरुआत करेंगे हम लोग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को पहले हम लोग देखेंगे भाई कि किस तरीके से वो डेवलप किया कि नहीं किया, और उसके साथ साथ हम लोग किसको देखेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी देख के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक फ्लो में अगर रिवाइज कीजिएगा, 2-2 पार्ट में हर एक चैप्टर, खास करके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने कोशिश करी है, तो उसको रिवाइज करके चलिएगा तो आपका कहीं भी कुछ भी नहीं छूटेगा। और 15 जनवरी से मतलब 16 जनवरी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी आप लोगों की, तो वो भी जरूर देखिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।